हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं यानी कि कुशाल वागले आपको प्रोवाइड करूंगा एक अच्छी नॉलेज इन थ्योरेटिकल म्यूज़िक। तो जैसा कि हम जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन की थी साउंड के बारे में, ध्वनि के बारे में, उत्पत्ति कैसे हुई थी उसकी, फिर आंदोलन के बारे में पढ़ा था, फिर आंदोलन संख्या पढ़ी थी, फिर हमने डिस्कशन की थी नियमित और अनियमित आंदोलन और स्थिर और अस्थिर आंदोलन। तो हमने वही कहा था कि नियमित और स्थिर आंदोलन को मिलाकर हमारे पास एक नया टॉपिक बनता है जिसे हम नाद कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि नाद क्या होता है। तो आइए डिस्कशन करते हैं नाद के बारे में। नाद, तो जैसा हम पीछे भी इसकी डेफिनेशन बना चुके हैं कि नियमित और स्थिर आंदोलन वाली मधुर ध्वनि को ही नाद कहा जाता है। नियमित जिस ध्वनि के आंदोलन प्रति 1 सेकंड में समान होते हैं उसे नियमित आंदोलन कहते हैं। और स्थिर मतलब जो ध्वनि ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक वाइब्रेट करती है, लंबे समय तक कंपन में रहती है, जो उसे स्थिर आंदोलन कहते हैं। तो ऐसी मधुर ध्वनियाँ जिनका आंदोलन नियमित और स्थिर होता है उसे हम नाद बोलते हैं, या हम सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं कि संगीत में प्रयोग होने वाली मधुर ध्वनि को नाद कहा जाता है, या संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को नाद कहा जाता है। तो जिन ध्वनियों का आंदोलन अनियमित और अस्थिर होता है उन्हें हम नाद नहीं बोल सकते। केवल नियमित और स्थिर आंदोलन वाली मधुर ध्वनि को ही हम नाद कहते हैं। ठीक है, आइए आगे विचार करते हैं नाद के क्या क्या लक्षण होते हैं या नाद की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो आइए सबसे पहले नाद का लक्षण या फिर नाद की विशेषता जो सबसे पहले होती है वो है नाद का छोटा या बड़ा होना। ठीक है, या नाद का छोटा बड़ापन भी जिसे बोलते हैं। तो नाद का छोटा और बड़ा होना इसकी पहली विशेषता है या फिर लक्षण है। इसका मतलब क्या है कि नाद छोटा या बड़ा होता है? मतलब ये है कि आपने कई बार ऑब्ज़र्व किया होगा कि कुछ ध्वनियाँ कम आवाज़ में सुनाई देती हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ तो अगर मैं आराम से बोलूँगा तो आपको थोड़ी ही दूर तक मेरी आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है, अगर मैं चिल्लाकर बोलूँगा तो आपको बड़ी दूर तक मेरी आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है, तो यही नाद का छोटा बड़ापन है। ठीक है, जिस ध्वनि की वॉल्यूम कम होती है, जो हमें थोड़ी दूरी तक सुनाई देती है, उसे छोटा नाद बोलते हैं। और जिस ध्वनि की वॉल्यूम ज़्यादा होती है, जिस साउंड का वॉल्यूम ज़्यादा होता है या जो ध्वनि हमें दूर तक सुनाई देती है उसे हम नाद का बड़ापन कहते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम लें तो मान लो एक हमने तानपुरे की तार ले ली ऐसे, ठीक है, या गिटार की स्ट्रिंग ले ली। अगर हम उसे हल्के से छेड़ेंगे, ठीक है, तो जो ध्वनि होगी, साउंड होगा, वो थोड़ा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, थोड़ा होगा। ठीक है, और अगर हम उसी तानपुरे की तार को या फिर गिटार की स्ट्रिंग को बड़ी ज़ोर से छेड़ते हैं तो क्या होगा? नाद बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, चौड़ा होगा और ध्वनि भी बहुत ज़्यादा दूर तक सुनाई देगी। ठीक है, तो यही अंतर है नाद का छोटे बड़ेपन में कि छोटा नाद कम दूरी तक सुनाई देता है और बड़ा नाद जो होता है वो ज़्यादा दूरी तक सुनाई देता है। छोटा नाद जो होता है उसके जो वेवलेंथ होती है, ठीक है, तरंग दैर्घ्य होती है, वो छोटी होती है। ठीक है, जबकि बड़े नाद की तरंग दैर्घ्य या फिर वेवलेंथ बड़ी होती है और चौड़ी होती है, उसके आंदोलन संख्या भी ज़्यादा होती है। हाँ, तो यहाँ से भी एक वो पॉइंट मिल जाता है हमें कि जो छोटा नाद होता है उसकी आंदोलन संख्या कम होती है। ठीक है, और जो बड़ा नाद होता है उसकी आंदोलन संख्याएँ ज़्यादा होती हैं। तो ये था नाद का छोटा बड़ापन। तो आई होप आपको नाद का छोटा बड़ापन समझ में आया होगा। जो ध्वनियाँ हमें पास में ही सुनाई देती हैं, दूर तक नहीं सुनाई देती, वो छोटापन होता है। जो ध्वनियाँ हमें दूर तक भी सुनाई दे सकती हैं वो नाद का बड़ापन होता है। अब दूसरी विशेषता या फिर दूसरा लक्षण नाद का होता है नाद की ऊंचाई
या फिर ऊंचाई। ठीक है, नाद का छोटा बड़ापन तो हमने समझ लिया। अब ये नाद की ऊंचाई नीचाई क्या है? गाते बजाते समय ना हम यह अनुभव करते हैं कि जो स्वर होते हैं वो एक दूसरे से ऊंचे होते हैं और नीचे होते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल लें अभी यहाँ पर, तो अगर हम यहाँ पर सरगम का एग्जांपल लें तो सभी जानते हैं कि सा से ऊंचा रे होता है, रे से ऊंचा गा, फिर मा, फिर पा, धा, नी। अच्छा, हमने पिछले वीडियोज़ में बात करी थी कि जब हम एक एक स्वर ऊपर बढ़ाते जाते हैं, आंदोलन के टॉपिक में बात की थी, तो स्वरों की आंदोलन संख्या भी बढ़ती जाती है। ठीक है, जब हम स्वर एक एक बढ़ाते जाते हैं तो स्वरों की आंदोलन संख्या भी बढ़ती जाती है। तो यही नाद की ऊंचाई नीचाई है। जब हम ऊपर जाते हैं सा रे गा मा पा धा नी, तो स्वरों की आंदोलन संख्या, ध्वनि की आंदोलन संख्या बढ़ती जाती है। ठीक है, उसे नाद की ऊंचाई बोलते हैं। और जब हम स्वरों से नीचे आते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर नी हो जाता है अपना मंद्र सप्तक का, फिर धा हो जाता है मंद्र सप्तक का, फिर पा हो जाता है मंद्र सप्तक का। ऐसे ही स्वरों से अगर नीचे आएंगे तो उनकी जो आंदोलन संख्या है वो फिर कम होती जाती है, घटती जाती है, उसे नाद की नीचाई बोल देते हैं। तो ऐसे ही से हम बोल सकते हैं कि स्वरों का एक दूसरे से ऊंचा होना नाद की ऊंचाई कहलाता है, और स्वरों का एक दूसरे से नीचा होना नाद की नीचाई कहलाता है। ऊंचा अगर हम जाते हैं सा से, तो आंदोलन संख्या बढ़ती जाती है। सा से अगर हम नीचे आते चले जाते हैं तो फिर आंदोलन संख्या घटती जाती है। आई होप आपको ये नाद की ऊंचाई नीचाई भी समझ आया होगा। आइए डिस्कशन करते हैं थर्ड, इसका जो लक्षण है या विशेषता है, जो कि है नाद की जाति अथवा गुण। तो नाद का छोटा बड़ापन हमने समझ लिया, नाद की ऊंचाई नीचाई भी समझ ली। अब आ जाता है नाद की जाति अथवा गुण। अब ये नाद की जाति अथवा गुण क्या होता है? देखो, वैज्ञानिकों का, जब वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने हमारे रिसर्च की ना, तो उनको पता चला कि जो हमारे नाद होते हैं ना, वो कभी अकेले जो हैं उत्पन्न नहीं होते। ठीक है, कुछ अन्य नाद जो होते हैं उनके साथ उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जिनको हम सहायक नाद बोलते हैं। ठीक है, एक नाद कभी भी अकेला उत्पन्न नहीं होता, अकेला प्रोड्यूस नहीं होता, उसके साथ कुछ अन्य नाद उत्पन्न होते हैं जिन्हें हम सहायक नाद बोलते हैं। ठीक है, ये तो था चलो वैसी बात। लेकिन अब नाद की जाति अथवा गुण क्या है? आप डेली लाइफ में अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, मान लीजिए आपकी मम्मा आपको आवाज़ लगाती है, ठीक है, और एक तरफ आपके फादर साहब आपको आवाज़ लगाते हैं, और आप किसी कमरे में बैठे हैं और वो दोनों बाहर हैं। ठीक है, तो आप आवाज़ सुन के पता आपको चल जाता है कि मम्मी की आवाज़ है या फिर पापा की आवाज़ है। ठीक है, ऐसे ही जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आप सुन के पहचान सकते हो। अगर मान लो हम ढोलक बजाते हैं और आपकी आंखें बंद होती हैं, ठीक है, तो आप सुनकर पहचान जाओगे कि ये ढोलक की आवाज़ है। यदि हम सितार बजाते हैं तो आप एकदम बता दोगे भाई ये सितार की आवाज़ है। तो यही नाद की जाति, नाद का गुण होता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ जो होती है, ध्वनि अलग अलग होती है, उसे ही हम नाद की जाति या नाद का गुण कहते हैं। तो यदि ये सब चीज़ें वैसे तो एग्ज़ाम्स में आती हैं, ठीक है, स्कूल एग्ज़ाम्स में आती हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आती हैं, यदि नाद का छोटा बड़ापन की डेफिनेशन आ जाए या फिर बोर्ड पूछ ले कि नाद की ऊंचाई नीचाई क्या होती है या नाद की जाति अथवा गुण, इनकी कोई डेफिनेशन नहीं अलग से है। जैसा मैंने बताया ऐसा ही बुक्स में भी है। ठीक है, चाहे तो आप पढ़ के देख सकते हैं। राग परिचय भाग 1 जो है डिप्लोमा की बुक है, तो उससे आप पढ़ के देख सकते हैं। बिल्कुल यही सेम है कि जो सभी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की, सांगीतिक वाद्य यंत्रों की जो आवाज़ होती है वो अलग अलग होती है, उसे ही नाद की जाती है अथवा गुण कहते हैं। ये सिर्फ समझने की चीज़ें होती हैं। ठीक है, इनकी डेफिनेशन हम बना नहीं सकते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनकी डेफिनेशन नहीं बनाई जा सकती। तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी। नाद के बारे में हमने डिस्कशन की। ठीक है, नाद के लक्षण और विशेषताएं पढ़ी, नाद का छोटा बड़ापन पढ़ा, ठीक है, नाद की ऊंचाई नीचाई पढ़ी, जाति अथवा गुण के बारे में हमने इसकी डिस्कशन की। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। ठीक है, यदि नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करें। तो अगला टॉपिक जो हमारे पास आता है श्रुति। आइए श्रुति के बारे में डिस्कशन करते हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक हमारा ये है श्रुति। तो आइए डिस्कशन करते हैं श्रुति के बारे में। तो श्रुति क्या होता है?
कि वह नाद जिसे हम स्पष्ट रूप से सुन सकें, समझ सकें और किन्हीं दो नादों के बीच का अंतर बता सकें श्रुति कहलाता है। देखिए, साइंटिस्टों ने जब खोज करी, ठीक है, तो उन्होंने पाया जो सा से लेकर नी तक स्वर है ना, उनके बीच आपके अंदाजे से कितने नाद उत्पन्न हो सकते होंगे? ज़्यादा ज़्यादा 30, 50, 60, 100, 1000, ठीक है, नहीं, इतने भी नहीं। एक सिंबल आता है, शायद आपको पता हो, जिसे हम इनफाइनाइट बोलते हैं, यानी अनंत, ठीक है। तो सा से लेकर नी तक अनंत नाद उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है, अनंत, जिसे हम इनफाइनाइट बोलते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं होती, ठीक है। सा से लेकर नी तक अनंत नाद उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन फिर सोचा साइंटिस्टों ने, भाई इतने नादों का अब करेंगे क्या? तो उन्होंने बीच बीच में से कुछ नादों को ही चूज़ किया जिन्हें संगीत में अच्छे प्रकार से उपयोग किया जा सकता हो और जिन्हें सुनकर पहचाना जा सकता हो, ठीक है, या जिनके द्वारा दो नादों के बीच की दूरी बताई जा सकती हो। तो जो नाद, इन इनफाइनाइट नादों से जो नाद हमारे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, मतलब सुनकर अगर पहचान पाएँ, उनके आधार पर जो नाद चूज़ किए गए, ठीक है, चयन किया गया जिन नादों का, उन्हें हम श्रुति बोलते हैं, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ, सा से लेकर नी तक असंख्य नाद उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन साइंटिस्टों ने फिर सोचा भाई इतने नादों का कोई फ़ायदा नहीं है, केवल वही नाद रखेंगे जो संगीत में अच्छे से उपयोग हो सकते हो, जिनका अच्छे प्रकार से यूज़ हो सकता हो। तो ऐसे टोटल 22 नाद चूज़ किए गए, चयन किया गया जिनका, और उनको ही साइंटिस्टों ने या हमारे संगीतकारों ने श्रुति का नाम दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर में कि टोटल, ठीक है, कुल श्रुतियों की संख्या क्या है? तो 22 टोटल श्रुतियों की संख्या है, ठीक है। तो इसी तरह हम बोल सकते हैं कि नाद तो असंख्य हैं, ठीक है, इसका मतलब असंख्य ही हो सकता है, असंख्य या फिर अनंत, ठीक है। बोल सकते हैं हम कि नाद तो अनंत है लेकिन श्रुति केवल 22 है, ठीक है। तो इसी तरह हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रत्येक जो श्रुति है वो नाद भी है। समझने की कोशिश करें, जो 22 श्रुतियाँ ली गई थी वो इन असंख्य नादों में से ही तो ली गई थी ना। मान लो ये हमारे पास बहुत सारी श्रुतियाँ थी, ठीक है, तो 22 श्रुतियाँ, मान लो एक ये ले ली, एक ये ले ली, एक ये यहाँ से उठा ली, एक ये श्रुति ले ली, तो इनके बीच से ही तो ली गई ना ये 22 श्रुतियाँ। तो और ये सारी नाद हैं, तो मतलब ये श्रुतियाँ भी नाद हैं, लेकिन प्रत्येक नाद श्रुति नहीं हो सकती, ठीक है। श्रुतियाँ केवल 22 हैं और नाद असंख्य होते हैं सा से लेकर नी तक, ठीक है। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक श्रुति, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल अच्छे से नॉलेज लेने के लिए थ्योरेटिकल म्यूज़िक में, और मैं और क्लैरिटी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता रहूँगा। तो थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।